हम अभी थोड़ी आगे बढ़े ही थे कि हमें मेन रोड की बाईं तरफ बहुत सारी गाड़ियां एक साथ खड़ी दिखी। तो हमें लगा कि पूछना तो चाहिए कि ये एक साथ इतनी सारी गाड़ियां क्यों खड़ी हैं। हमने पूछने के लिए जैसे ही गाड़ी का शीशा नीचे किया तो एक व्यक्ति भागता हुआ हमारी तरफ आया और एकदम से बोलने लग गया, गाड़ी साइड पे लगाओ, पार्किंग की तरफ चलो। ऐसे काफी फास्ट उसने बोला और एकदम से बहुत सारी जगह के नाम लेने लग गया कि ये सारी जगह देखने चलते हैं। उसने तो ये मुनासिब भी नहीं समझा कि हमसे पूछ भी ले कि हमें देखनी भी है कि नहीं जगह। और वो ऐसे बोल रहा था जगह के नाम जैसे कोई ढाबे क्या मेन्यू पढ़ रहा हो ना, वैसे। तो चाचा जी ने कहा कि वो सब ठीक है, पर ये तो बताओ कि ये एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी है, ये कौन सी जगह है। तो उसने आगे से बोला, कुफरी है भाई साहब, कुफरी है। तो मैंने धीरे से चाचा जी से पूछा कि देखनी है ये जगह। तो उन्होंने कहा कि देखो, हालांकि यहाँ के दृश्य बहुत अच्छे हैं और कुफरी काफ़ी फेमस जगह भी है, पर उनका पिछली बार का अनुभव अच्छा नहीं था कुफरी आने का। उनको वहाँ की जो सुविधाएं थी या जो बंदोबस्त थे या व्यवस्थाएं थी, साफ सफाई से वो संतुष्ट नहीं थे। तो इसलिए उन्हें लगा कि इस बार नहीं जाना चाहिए। फिर हमने उस भैया को धन्यवाद किया और हमने गाड़ी का शीशा ऊपर चढ़ाया और आगे बढ़ दिए। अब हमारी गाड़ी में फ्यूल खत्म होने का जो साइन होता है ना, वो टिमटिमाने लग गया था। मतलब गाड़ी हमें संकेत दे रही थी कि जल्दी फ्यूल डलवा लो, तभी वह हमें हमारी एक्चुअल मंजिल तक पहुंचा पाएगी, नहीं तो वो तंग करेगी हमें रास्ते में। तो हम अपने फ़ोन की ऐप के थ्रू देखने लगे कि सबसे नज़दीकी पेट्रोल पंप कौन सा है, ताकि हम अपनी गाड़ी को सही समय पर फ्यूल दे सकें। तो हमने ऐप खोली तो हमें वहाँ जहाँ हम खड़े थे वहाँ से 12 किलोमीटर दूर ढल्ली पे ही एक पेट्रोल पंप दिखा रहा था। तो हमने बस गाड़ी उसी तरफ बढ़ा ली और चाहे जितने भी सुंदर दृश्य थे आसपास, हमारा कहीं पे भी ध्यान नहीं जा रहा था, क्योंकि अब मेन ध्यान यही था कि बस गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए पेट्रोल पंप तक पहुंचने से पहले। हम दिल्ली पहुंच गए कुछ थोड़ी देर में और हमने फ्यूल भरवाकर वहाँ से हम शिमला, क्योंकि हम जा रहे थे, तो 25 मिनट में हम शिमला भी पहुंच गए हमारे बुक कराए हुए होटल में। हमने सामान रखा, फ्रेश हुए और वहाँ से गाड़ी लेकर चल दिए मॉल रोड की तरफ। मुझे याद है कि जब बचपन में मैं शिमला आती थी ना, तो यहाँ पर पार्किंग की बहुत दिक्कत होती थी। और एक होटल था कॉम्बरमेयर, वो आज भी है होटल, लेकिन उस समय ना कॉम्बरमेयर में बहुत आसानी से पार्किंग मिल जाती थी। तो गाड़ी पार्क करके वहीं रुकते थे और उसी होटल की लिफ्ट से हम ऊपर मॉल रोड आते थे। पर अब ऐसा नहीं है और अब ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि जब हम उस दिन मॉल रोड पहुंचे तो वहाँ की मल्टी स्टोरी पार्किंग देख के हमें बहुत अच्छा लगा और हैरानी भी हुई कि कितनी तरक्की हो गई है। तो हमने उसी पार्किंग में गाड़ी लगाई और फिर बेफिक्र होकर मॉल रोड की तरफ टहलने निकल गए। मैंने वहाँ पहुंचते ही पूछा कि डिनर कब करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ, अब तो तुम्हें भूख लगेगी, बाजार जो पहुंच गए। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि ये मेरी आदत है, जब मैं बाजार पहुंचती हूँ मुझे पता नहीं क्यों खाना खाने का मन करने लगता है। ये भी बता दूं कि मैं इतना खाना खाती नहीं हूँ जितना मुझे उसकी बातें करने में मजा आता है कि कौन से कैफे जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या डिशेज होंगी, क्या क्यूजीन्स होंगी। तो इसमें बड़ा मजा आता है। और फिर उन्होंने वो ये भी कहा कि देखो, हम यहाँ घूमेंगे जब तक पेट में चूहे ना कूदे और जब तक थक कर निढाल ना हो जाए, तब तक खाने का क्या मजा। तो तब तक इंतजार करते हैं, उसके बाद डिनर करेंगे। मॉल रोड की भी एक अलग ही दुनिया है, एक फील है वहाँ की। कितने कितने सालों पुरानी शॉप्स हैं, उनके आर्किटेक्चर हमें पुराने समय की याद दिलाते हैं। जिनकी वे शॉप्स हैं, जनरेशन से जनरेशन भी उसी जगह से काम कर रहे हैं। काम का तरीका भला बदला हो, लेकिन शॉप्स के नाम अभी भी वही हैं। कपड़ों से लेकर फल फूल की दुकानें, किताबों से लेकर लकड़ी के सामान की दुकानें, ज्वेलरी, किचन का सामान, मतलब यूं कहें कि जिंदगी की हर छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज उस मॉल रोड पे मिलती है। जैसे जैसे रात से मुलाकात हो रही थी, वैसे वैसे ठंड बढ़ती जा रही थी। और ऐसे समय में मैं कैसे मौका छोड़ सकती थी वहाँ के लोकल लोगों के हाथों से बनी ऊन के सॉक्स और मफलर खरीदने का। तो बस दुकान दिखी और वहाँ मैं चली गई, वहाँ से खरीदारी करी उन लोकल लोगों के हाथों से बुनी चीज़ों की। और फिर खरीदारी करते हुए मेरी नज़र वहाँ की जो अधिकतर लोग जो टोपी पहनते हैं, वो मुझे अलग अलग रंग में दिखी। तो वो मैंने ले भी ली, कुछ अपने लिए और कुछ अपने पीछे जो घर में लोग हैं उनके लिए। ये सब चीज़ें ना हिमाचल की संस्कृति और परंपरा का एहसास दिलाती है और हमें उनके थोड़ा नज़दीक भी ले जाती हैं।
काफ़ी समय मॉल रोड पर बिताकर अब हमारे पेट में चूहे कूद रहे थे, तो हम डिनर करने के लिए होटल कॉम्बर ही गए। सोच रखा था डिनर तो वहीं करना है। वहाँ जाकर हमने बिरयानी खाई और तोरतिलियानी खाई। बहुत ही स्वाद, मतलब मज़ा आ गया वो खा के। फिर उसके बाद हम होटल की तरफ चले गए जहाँ हम रह रहे थे, और वहाँ हम जल्दी सो गए क्योंकि अगले दिन सुबह हमें जल्दी उठना था। सुबह 7 बजे हमें सैर करने जाना था। तो बस अगले दिन उठे, सैर करने गए और वापस आकर हमने अपना सामान पैक किया, गाड़ी में डाला, क्योंकि उस दिन हमारी दिल्ली की ओर वापसी थी। तो बस हम चल दिए वहाँ से आगे नाश्ता करने की ओर। ब्रेकफास्ट करने के लिए हमने आसपास के कैफे चेक करे, तो चाचा जी ने एक कैफे सिलेक्ट किया, वेक एंड बेक। जब मैंने मेन्यू चेक किया तो समझ आ गया कि ये क्यों सिलेक्ट किया गया है, क्योंकि चाचा जी को दिन रात यूरोपियन खाना खिला सकते हो और वह कभी बोर नहीं होंगे, और इस कैफे में काफी यूरोपियन डिशेस अवेलेबल थी। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निराश नहीं हुए। ये ऐसी जगह थी जहाँ दोबारा आया जा सकता था। वहाँ एक इंटरेस्टिंग बात भी हुई। हमें उस कैफे में 2 यंग ट्रैवलर्स मिले जो अपनी अपनी बाइक्स पर हिमाचल एक्सप्लोर करने के लिए निकले थे, और इस तरह से एक्सप्लोर कर रहे थे कि जहाँ रात हो वो अपना टेंट लगाकर सो जाएं और फिर अगले दिन फिर से निकल जाएं अपनी ही बाइक्स पर। उनके पास खाने पीने का भी बहुत बंदोबस्त था, मतलब उन्होंने छोटी सी केतली, छोटा सा कुकर, कच्ची सब्जियां, स्टोव, कढ़ाई, करछी सब उनका पास था कि भाई जहाँ पे खाने का और कोई बंदोबस्त ना हो, एटलीस्ट वो अपना तो पका कर खा सकते हैं और वहाँ पर अपना गुजारा कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से वो एक्सप्लोर कर रहे थे, और लगभग 20 दिन हो चुके थे उन्हें अपने घर से निकले, और इस तरह से वह हिमाचल की गलियों में जी रहे थे, ऐसा कहूँ। और फिर उनके किस्से सुनने में भी काफ़ी दिलचस्पी आ रही थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग उनकी कहानियाँ थी और किस्से थे। फिर हमने थोड़ी देर बाद उनसे विदा ली और हम बाहर निकल आए उस कैफे से। कैफे से बाहर निकलने के बाद मैंने उनसे पूछा कि अब कहाँ जाना है, तो बोले लक्कड़ बाजार की ओर। तो मैंने कहा लक्कड़ बाजार मतलब कुछ खास काम है या कुछ खास लेना है? तो बोले कि नहीं नहीं, कुछ पसंद आएगा तो ले लेंगे। तो जब हम वहाँ पहुंचे तो मैंने देखा चाचा जी एक दुकान के सामने खड़े होकर एक हाथ में खिलौना लिए उसे उलट पुलट कर देख रहे हैं। पहले तो मैंने कुछ नहीं पूछा, फिर जब 1-2 मिनट बीत गए तो मैंने कहा क्या बात, मतलब कुछ खास है इस खिलौने में? पहले तो कुछ नहीं बोले, फिर वे मुस्कुरा उठे। फिर कहते हैं कि पता है उनके बचपन में उनके माता पिता एक बार शिमला आए थे, यानी कि मेरे दादा दादी, और शिमला से वह एग्जैक्टली ऐसा हूबहू ऐसा ही खिलौना, ये लकड़ी की गाड़ी जो थी वैसा ही खिलौना वो चाचा जी के लिए लाए थे, और वह बचपन में ऐसे खिलौने से उस खिलौने से बहुत खेले थे, और आज इस खिलौने को देखकर उनको बचपन याद आ गया। तो मतलब वो जिस तरह से जितने गहराई से उस खिलौने को देख रहे थे, मैं भी काफ़ी अचंभित रह गई कि अरे वाह, मतलब उनको इस तरह से अपना बचपन याद देख करते हुए मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर चाचा जी कहने लगे, खेलते तो लोग अब भी हैं, लेकिन बड़े होकर खिलौनों के स्थान और चीज़ें बदल जाती हैं। तो मैंने झट से जवाब दिया, शायद लोगों के दिल या उनके इमोशन से खेलना लोगों को आ गया है। पता नहीं है मैंने ऐसा क्यों कहा। आप अब भी लेना चाहोगे इस खिलौने वाली गाड़ी को? हाँ क्यों नहीं, उन्होंने जवाब दिया। तो मैंने कहा खेलोगे? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अब तो डेकोरेशन की तरह काम आएगा। हमने इस खिलौने वाली गाड़ी को खरीदा, उसके साथ एक छड़ी भी ले ली लकड़ी की जो सैर के काम आएगी। खैर मैंने ध्यान से उस गाड़ी को देखा और मन ही मन सोचने लगी कि खिलौनों का हमारी जिंदगी में क्या स्थान होता है। क्या बच्चे आजकल भी ऐसे खिलौनों से खेलना पसंद करते हैं? क्या आपकी भी ऐसी कोई खिलौनों से जुड़ी कोई मेमोरी होगी? खिलौनों की एक अलग ही दुनिया होती है। चाचा जी ने मुझसे पूछा कि खिलौनों के नाम से तुम्हें बचपन में पढ़ी कोई कहानी याद आती है? तो पहले मैं सोचने लगी, फिर उन्होंने हिंट दिया कि ई अक्षर से। तो मैं झट से बोली कि मुंशी प्रेमचंद की ईदगाह। तो उन्होंने आगे से कहा कि अगर खिलौनों की बात हो और मुंशी प्रेमचंद की ईदगाह की बात ना हो तो फिर बात जचती नहीं है। तो ऐसे ही हम थोड़ा बहुत मजाक करते करते आगे बढ़ रहे थे, तो एकदम से मैंने पूछा कि अच्छा अब दिल्ली जाते हुए कुछ खाने के लिए लेना है? तो बोले, झट से बोले, सीताराम के छोले कुलचे। तो मैंने बोला कि वो तो हम पीछे छोड़ा है। तो बोले कोई नहीं, 5 मिनट की दूरी पर ही तो है। हमने वहीं से पैदल यू टर्न मारा और फिर हम सीताराम के छोले कुलचे पैक कराकर हम वहां से गाड़ी की तरफ चल दिए, पार्किंग की तरफ। पार्किंग में जाते हुए हमने पीछे मुड़कर देखा।
कुछ लोग खरीदारी में व्यस्त थे, कुछ लोग आपस में गप्पे मारते हुए व्यस्त थे और कुछ लोग ढलान पर दौड़ रहे बच्चों को पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे भाग रहे थे और कुछ फैमिलीज ऐसी थी जो शायद छुट्टियां मनाने आई थी और मौसम का मजा ले रही थी। और कोई अकेला वहां पर बेंच पर बैठकर एक हाथ में किताब लिए और दूसरे हाथ में कॉफी लिए बैठा था। हम उस दिन हिमाचल से जुदा हो रहे थे, या यूं कहो कि इस उम्मीद से वहां से जा रहे थे कि वापस यहाँ फिर आना होगा, कुछ नई कहानी खोजने, कुछ नए मुसाफिरों से मिलने। गाड़ी में बैठते ही मैंने उनसे झट से पूछा कि अब और कहीं जाना है दिल्ली से पहले, किसी खास जगह पर? तो उन्होंने बोला कि हाँ, मतलब हाईवे पर ईशर की कुल्फी खानी तो बनती है। और हम दोनों हंस पड़े और हम दोनों चल दिए अपनी मंजिल से पहले वाली आखिरी पड़ाव की ओर। शुक्रिया हमारी इस ट्रैवल सीरीज के साथ बने रहने के लिए। ये एक आखिरी एपिसोड था जो हम आप तक पहुंचा रहे थे, और बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ इतनी सराहना और इतनी अप्रिसिएशन के लिए। आप लोगों ने सुनी, आप लोगों ने मैसेजेस किए, आप लोगों ने कॉल्स किए, आपको अच्छा लगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बस ऐसे ही बने रहिएगा, अगली बार कुछ नया लेके आएंगे, कुछ नई सीरीज़ लेके आएंगे। बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगर पसंद आए, और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स किए करिएगा। थैंक यू, बहुत 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 धन्यवाद।